हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज के इस लेक्चर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान सभा को। संविधान सभा क्या होती है इसके बारे में हम लोग एक एक चीजें कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो संविधान सभा से ही रिलेटेड है। टॉपिक का नाम आप देख सकते हैं, संविधान का निर्माण। और संविधान का निर्माण जो हुआ है या फिर मेकिंग ऑफ या फिर क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये संविधान सभा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? संविधान संविधान सभा के द्वारा। ठीक है बाबू। तो संविधान सभा के बारे में कंप्लीटली बातें हम लोग जानेंगे, एक एक चीजों को कवर करेंगे। किस तरीके से जो संविधान बनाया गया, उसके कौन कौन से इतिहास थे, कौन कौन से समिति बनी और किस तरीके से फाइनली जाकर के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ। यहां तक कि जो बैकग्राउंड है, थोड़ा सा बैकग्राउंड या फिर हम लोग बोल सकते हैं इतिहास। इतिहास ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि किस तरीके का बैकग्राउंड था संविधान सभा के बनने के पहले या फिर संविधान को बनाने वाली जो सभा है उसके बनने के पहले, और कौन से प्रावधान थे, कौन कौन से प्रावधान थे और किस किस देश से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे सिलियन फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो संविधान है उसकी जो विशेषता है उसमें। ठीक है, लेकिन आप यहां पे देख सकते हैं जो टॉपिक है वो है संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, क्या उसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड है, क्या एक ही दिन में संविधान का निर्माण कर लिया गया या फिर एक ही दिन में संविधान को बनाने का फैसला कर लिया गया, आखिर कैसे कैसे वो सिचुएशन थे, कैसी परिस्थितियां थी जिसमें संविधान को निर्माण करने की बात कही गई। इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, टारगेट गुरुकुल अगर आप पहली बार विजिट किए हो सब्सक्राइब कर लो भाव। चलो देखो, सबसे पहले मैं थोड़ा सा संविधान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे। ठीक है, एक मिनट देखिए, यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दे रहा हूं। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैं बता रहा हूं आपको संविधान, संविधान का निर्माण, निर्माण। ठीक है, संविधान का निर्माण या फिर क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि ये संविधान सभा के द्वारा, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। संविधान सभा के द्वारा निर्माण किया गया, लेकिन ये जो संविधान सभा है यूं ही डायरेक्ट नहीं बनकर के आ गया। ठीक है, देखो बाबू, इसके पहले कई लड़ाइयां लड़ी गई। मैं आपको बता दूं, वास्तविक कहानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही स्टार्ट हो जाती है। ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है इसमें बहुत से ऐसे प्रावधान थे जो ब्रिटिश भारत पर लागू किए गए। बहुत से ऐसे प्रावधान जो ब्रिटिश भारत पर लागू किए गए, और जब ब्रिटिश भारत पर ये सभी के सभी प्रावधान लागू किए गए तो यही प्रावधान हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम किए। यही सब प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकतर ले लिया गया। ज्यादा से ज्यादा जो 1935 का अधिनियम था, इससे डायरेक्टली बहुत सारे प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ले लिए गए थे। अब एक चीज देखो बाबू, इतनी बातें तो आपने जानी, अब ध्यान आपको ये देना है कि ये जो संविधान सभा बना था इसमें कौन कौन सी और बातें ऐड की गई थी या फिर कैसे ऐड की गई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद, 1773 के एक रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1781, फिर 1784, ठीक है, फिर 1800 आपका 13 आ गया, फिर 1833, ये बहुत से प्रावधान है। ठीक है, लेकिन इन सभी को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने का तत्कालीन काम नहीं किया गया। हालांकि इन सभी से भी जो प्रावधान थे उसको भी ऐड किया गया, और ये सब प्रावधान बेसिकली दो तरीके से हम लोग जान सकते हैं। देखिए, एक था आपका 1773 से लेकर के 1857 तक, इसमें भी जो जितने भी अधिनियम वगैरह पारित किए गए इनसे भी कुछ प्रावधान को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया। और इस समय जो शासन कर रही थी भारत पे, ये ब्रिटिश कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी। और ब्रिटिश कंपनी जो थी वही कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है ना, इसके बारे में आपने सभी बातें सुनी होगी। ठीक है, तो पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने का कार्य ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। ठीक है, और उसके बाद 1858 में हो जाती है क्रांति। 1858 में हो जाती है क्या? क्रांति। और जब 1858 में क्रांति हो जाती है तो इस क्रांति के बाद जब रिवोल्यूशन हो जाता है, तो इस रिवोल्यूशन के बाद जो है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो इंडिया की डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से शासन अपने हाथ में ले लेती है और वहां से ऑर्डर करती है भारत में
सभी प्रकार की बातों को रखने के लिए। तो देखो इन सभी चीजों में जो प्रावधान ऐड किए गए, जो नियम कानून बनाए गए, यही सब नियम कानून फाइनली हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखने का काम किया गया। अच्छा, बहुत आलोचक होते हैं, संविधान की आलोचना भी करते हैं, बहुत बड़े लेवल पे आलोचना होती है, लेकिन ध्यान दो जिस पद्धति में, जिस शासन पद्धति में हम ढल चुके हैं, जिन शासन पद्धति में हम ढल चुके हैं, इन शासन पद्धति को ऑब्जर्व करने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन अगर हम कोई नए नियम कानून को ऑब्जर्व करें और उसमें अपने आप को ढालने का प्रयास करें तो शायद हमको ढालने में ही बहुत टाइम लग जाएंगे, या फिर यूं कहें कि फाइनली हम उस शासन पद्धति में ढल भी पाएंगे या नहीं ढल पाएंगे। समझे कि नहीं? तो ये मजबूरी थी हम लोगों की इन सभी के प्रावधान लेने की। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, कई प्रकार के चार्टर एक्ट आया, कई प्रकार के भारत शासन अधिनियम के नाम से कई प्रकार के एक्ट वगैरह आते गए। हालांकि उन सभी पे हम नहीं जाएंगे, बस मैं एक बैकग्राउंड क्लियर करना चाहता था कि आखिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सभी प्रावधान लिए कहां से गए। तो ये सब के सब प्रावधान जो कंपनियां थी इनके द्वारा, या फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय जो शासन करने का काम कर रही थी उनके द्वारा लिए गए। ठीक है, यहां तक की बातें मुझे लगता है आपको क्लियर हो गई है। अब आइए, अब स्लाइड्स पे पहुंचते हैं और देखते हैं यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें। ठीक है, आ जाओ बाबू। देखो यहाँ पे देखो, भारत में संविधान में सभी नागरिकों को लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रावधान मौजूद हैं। यानी कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और सभी प्रावधान मौजूद हैं। सभी प्रावधान का मतलब कैसे? जैसे पहला प्रावधान फंडामेंटल राइट, जिसे हम लोग मूल अधिकार कह सकते हैं, मूल अधिकार कह सकते हैं, ये भी एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में प्रावधान है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक देश में मूल अधिकार का अपना बहुत महत्व है। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है, हमारे अमेरिका के संविधान से लिया गया। ये भी मैं बात यहाँ पे क्लियर कर दूं। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए कि लोकतांत्रिक जो भी शासन पद्धति होगी वहां पे ये जरूरी होते हैं। ये प्रावधान उन्हें भी दिए गए हैं जो भारत के नागरिक नहीं है। इन अधिकारों की पूर्ति के लिए विधायी संस्थानें व्याप्त हैं। संविधान भारत में लोकतंत्र एवं सामाजिक परिवर्तन की परिकल्पना को पेश करता है। दो बातें ध्यान रखिए, लोकतंत्र को भी पेश करता है, यानी कि हमारा जो इंडिया है वो लोकतांत्रिक देश है, और साथ ही साथ सामाजिक परिवर्तन को भी पेश करता है। तो एक बात ध्यान रखिए कि सामाजिक परिवर्तन और लोकतंत्र ये दोनों हमारे इंडिया में लिया गया है, परिकल्पना को पेश करता है। भारतीय संविधान के निर्माण में लोकतांत्रिक संस्थाओं की उत्पत्ति की प्रक्रिया एवं अधिकार संविधान के गठन के पूर्व ही शुरू हो गई थी, और ये सब चीजें यहाँ पे शुरू हुई थी। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पे शुरू हुई थी। वही बातें हमने आपको यहाँ पे बताई है कि उसके गठन से पूर्व ही सारी बातें शुरू हो गई थी। क्यों? प्रावधान आते गए, जनता उनका विरोध करती गई, जो उनके समझ में आया उसको एक्सेप्ट की, जो नहीं समझ में आया उसका विरोध की। जैसे साइमन कमीशन आया था, उसमें कुछ ऐसे प्रावधान थे जिसको जो है भारतीयों ने नहीं एक्सेप्ट किया, उसको पूरी तरीके से भेज दिया वापस। ठीक है, तो ये सब बातें थी। क्या यहां तक की बातें आपको क्लियर हुई? चलो आगे और भी क्लियर कर दूं मैं। देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश में भी थोड़ा, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया कंटेन provisions for the democratic right all citizens. These provisions are also given those who are not citizens of India. ये चीजें जो है केवल और केवल, देखिए, फंडामेंटल जो राइट्स है, जो मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ के नागरिकों को ही नहीं है, कुछ ऐसे प्रावधान है जो विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। ठीक है, आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी क्रिएशन आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो उसको ज्यादा से ज्यादा हम लोग को चर्चा करने की आवश्यकता है। ठीक है, देखो, लेजिस्लेटिव institutions are present to fulfill these rights. The constitution present at the concept of democracy and social change. हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट कौन सा है? डेमोक्रेसी का है, सोशल चेंज है। The process of origin democratic institutions and right to making of the Indian constitutions started even before the formation of the Indian Constituent Assembly. ठीक है, आगे देखिए, लेकिन यहाँ ये बताना जरूरी है कि जो लोकतांत्रिक मूल्य एवं लोकतांत्रिक संस्थाएं उपनिवेश काल में थी, उनका मकसद सिर्फ औपनिवेशिक हितों को पूरा करना था, जबकि संविधान सभा द्वारा किए गए प्रावधान उनके विपरीत थे। अब देखो, इसके पहले भी दो चीजें थी। एक उपनिवेशिक बोले तो ज्यादा बेहतर होगा, उपनिवेशिक लोकतंत्र था। एक जो है उपनिवेशिक लोकतंत्र था, और एक जो है फ्री यानी कि स्वतंत्र लोकतंत्र है। उपनिवेशिक
लोकतंत्र, उपनिवेशिक लोकतंत्र, ठीक है। और एक जो है स्वतंत्र 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 लोकतंत्र है, लोकतंत्र। अब देखो ये भी विभिन्न प्रकार के बनाने का इस समय भी प्रावधान किया गया, लेकिन ये सिर्फ उपनिवेश के हितों के लिए किया गया। उपनिवेश से तात्पर्य क्या होता है बाबू, जैसे इंडिया को जो ब्रिटेन था वो गुलाम बना लिया था, जब इंडिया को गुलाम बना लिया है तो इंडिया क्या है, एक उपनिवेश है। किसका उपनिवेश है, तो ब्रिटेन का उपनिवेश है, ठीक है ना। तो ब्रिटेन के लिए इंडिया का जितना भी रिसोर्सेस था वो उसके लिए लाभप्रद था, या फिर यूं कहें कि इंडिया के रिसोर्सेस थे, भारत के संसाधन से भारत का कोई विकास नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन वालों का विकास होता था, क्योंकि उन्होंने भारत को अपना उपनिवेश बना करके रखा था, कॉलोनीज बना के रखा था, कॉलोनियल सिस्टम उस समय चलता था, ठीक है। तो वही बातें हैं कि इस समय जितने भी लोकतंत्र में प्रावधान लाए गए वो औपनिवेशिक हित के लिए लाए गए, लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में तब जो इसमें प्रावधान ऐड किए गए वो स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए ऐड किए गए। वही बातें यहाँ पे की गई है कि औपनिवेशिक हितों को पूरा करने के लिए लोकतांत्रिक चीजें बनाई गई उस समय, लेकिन उसके बाद जो बनाए गए संविधान सभा के द्वारा तो वो उन सभी प्रावधानों से विपरीत थे। यद्यपि भारतीय संविधान दिसंबर 9 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1949 के बीच विचार विमर्श की उपज है, लेकिन कुछ विशेषताएं विभिन्न अधिनियमों द्वारा पारित प्रावधान से मिली हुई है। इसके बारे में नीचे दी गई 12.1 की उप इकाई में जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश में बता करके फिर आगे की चीजों को क्लियर कर दूं। बट इट इज इंपोर्टेंट मेंशन हियर द डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज को मेंशन किया गया, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस व्हिच एग्जिस्टिंग ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो यहाँ पे जो कॉलोनियल पीरियड था उस समय ऐड किया गया, और जो कॉलोनियल सिस्टम था उस समय के प्रावधानों को उस समय के डेमोक्रेटिक के हिसाब से यूज किया गया। लेकिन जब पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई तो उन सभी चीजों को फुलफिल किया गया, जैसे इंडिया अपने आप में एक स्वतंत्र राज्य है। Although the Indian Constitution it is product to discussion between December 9 December 1947 and the 26 January 1949, ठीक है। some its features are derived from the, अब यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं आप लोगों को, दोनों चीजें मैं बताता चल रहा हूं, ध्यान दो बापू, दोनों चीजें मैं बताता चल रहा हूं, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं क्लियर करूं तो यहाँ आ जाओ, देखो ध्यान से। एक तरफ जो है लोकतांत्रिक लोकतंत्र उपनिवेश है, ठीक है। और एक तरफ स्वतंत्र लोकतंत्र है, स्वतंत्र लोकतंत्र, ठीक है बाबू, स्वतंत्र लोकतंत्र है। अब देखो ये जो लोकनिवेशिक उपनिवेश है, लोकतांत्रिक उपनिवेश है, जिसे हम लोग डेमोक्रेटिक कॉलोनीज बोलेंगे, तो जो डेमोक्रेटिक कॉलोनीज है इसमें भी प्रावधान आए, लेकिन ये भारतीयों के हित के प्रतिकूल थे, भारतीयों के हित के प्रतिकूल, ठीक है, प्रतिकूल, ठीक है। इसी में एक उदाहरण में अगर दूं तो जो है निवारक निरोध जैसा कानून, जिसे काला कानून कहा गया, बिना दलील बिना वकील ये सब कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो एक तरीके से निवारक निरोध करके कानून आ गया। इसमें एक तरीके से रोलेक्ट एक्ट के जरिए आया था, रोलेक्ट एक्ट के जरिए, तो निवारक निरोध कानून, ठीक है, जो कि आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है, ठीक है। तो ये आया, तो ये जो है भारतीयों के प्रतिकूल में था। अब यही जो स्वतंत्र लोकतंत्र हो गया, यानी कि हमारा भारत देश आजाद हो गया 1947 से लेकर के 1947 से 1949 के बीच में, 2 साल 11 महीना 18 दिन के बीच में जितने भी प्रावधानों को ऐड किया गया, ये स्वतंत्र भारतीय अपने प्रावधान को ऐड कर रहे थे अपने लिए, अपने देश को चलाने के लिए, इन फ्यूचर अपने देश को स्वतंत्र बनाने के लिए और स्वतंत्र देश को लोकतंत्र बनाने के लिए, लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए। बात समझ में आई कि नहीं? तो दोनों में अंतर था, दोनों में प्रावधान थे लेकिन दोनों में अंतर था। ये पहले के प्रावधान थे, इनको भी इसमें ऐड किया गया, और ये लोग जो विचार विमर्श किए इनको भी इनमें ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन दोनों का अपना अपना जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में सही ठहरे उन्हीं को लिया गया, ठीक है ना। जैसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में सही ठहरने का मतलब क्या,
अगर ब्रिटेन में या फिर अमेरिका में देखा जाए तो अमेरिका में दो नागरिकता है, डबल नागरिकता, ठीक है ना। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता कहां पे, अमेरिका में, ठीक है। लेकिन अगर हम भारत में बात करें तो भारत में जो नागरिकता है ये एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता है, ठीक है। ये ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। अब एक चीज मैं और बताऊं, अमेरिका से ही बता दूं मैं, अमेरिका से थोड़ा सा मैं इसको छोटा करूं, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करूं तो फिर मैं बताऊं, ठीक है। देखो, अरे गड़बड़ हो गया भाई, एक मिनट रुक जाओ बाबू, एक मिनट रुक जाओ। ये ऊपर जाओ, ठीक है। देखो देखो, अब मैं यहां पे एक चीज में क्लियर करूं, जो नागरिकता थी, सॉरी, जो मूल अधिकार था, मूल अधिकार ये किससे लिया गया, ये अमेरिका से लिया गया, ये अमेरिका से लिया गया। कहां से, अमेरिका से, अमेरिका से, ठीक है। अभी मैं कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बैकग्राउंड की बात कर रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे निर्माण किया गया। अभी उन सभी प्रावधानों को एक एक करके हम लोग देखेंगे, बात समझ में आएगी नहीं। अभी सिर्फ मैं ओवरव्यू बता रहा हूं कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से कहां से प्रावधान आए, इसलिए हमको ये भी कहानी बतानी पड़ी, इसलिए हमको ये भी कहानी यहाँ की ये कहानी पूरी बतानी पड़ी, ठीक है। और उसके बाद ये आपने देखा, उसके बाद ये देखा, ठीक है, और उसके बाद आप ये देख रहे हैं, इन सभी बातों को देखें। अब देखिए एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, उदाहरण क्यों दे रहा हूं, मूल अधिकार का जो प्रावधान है ये अमेरिका से लिया गया, लेकिन इस पे जो है सीमाएं भी हैं, ये पूरी तरीके से फ्री नहीं है। और भारत में दो कंडीशन में सीमाएं हैं, एक तो इमरजेंसी में, ठीक है, और दूसरी बात साधारण दिनों में भी मूल अधिकारों पर क्या लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन जो अमेरिका है, अमेरिका में केवल और केवल इमरजेंसी में, अमेरिका में केवल और केवल इमरजेंसी में ही इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, बाउंडेशंस लगाए जा सकते हैं। तो ये भारत में अलग हो गया, भारत में अलग हो गया। उस समय वहां पे था, हम मानते हैं कि उस समय जो कंडीशन है अमेरिका में वो चीजें थी, अमेरिका के कंडीशन के हिसाब से ली गई, लेकिन भारत में ये चीजें क्या हो गई, अलग हो गई। भारत में ये चीजें अलग हो गई। अलग होने का विशेष कारण क्या है भाई, अलग होने का विशेष कारण ये है, ये चीजें भारत में अलग हो गई। और भारत में अलग हो जाने का विशेष कारण ये है कि भारत में वास्तव में उन सभी चीजों को ऐड किया गया जो भारतीय परिप्रेक्ष्य के हिसाब से सही हो, ठीक है। तो इन सभी चीजों को भारत में क्या किया गया, ऐड किया गया, ठीक है। क्लियर ना, यहां तक की बातें मुझे लगता है आपको क्लियर हो गई, ज्यादा घालमेल तो नहीं हुआ ना। अब देखो एक चीज ध्यान दो, भारत में सबसे ज्यादा चीजों को ऐड किया गया तो भारत शासन अधिनियम 1935 से ऐड किया गया। भारत में सबसे ज्यादा चीजों को ऐड किया गया, वो कहां से ऐड किया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 से, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा अधिनियम था, माना जाता है कि 50% से भी अधिक सभी चीजों को यहीं से ले लिया गया, सभी चीजों को यहीं से ले लिया गया, ठीक है। यहां तक की बातें मुझे लगता है आपको क्लियर हो गई है। अब देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश शासन को सत्ता हस्तांतरण के पश्चात ब्रिटिश संसद भारत के मामलों के व्यवस्थापन से लिप्त हो गई। इसका उद्देश्य पूरा करने के लिए 1885 से 1935 तक औपनिवेशिक शासन द्वारा कई प्रकार के शासन अधिनियम लागू किए, वही सब प्रावधान इसमें लाते गए, ठीक है, जो अभी इसके पहले हमने बताया। भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस इकाई में इस अधिनियम से पहले अन्य अधिनियमों के बारे में अध्ययन करेंगे, मतलब इस अधिनियम से तो लिया गया, बहुत बड़े लेवल पे लिया गया, लेकिन अन्य अधिनियमों के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे जो इसके पहले थी, ठीक है। आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ पावर्स ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश रूल, अब हमने आपको बताया कि कब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चली गई। तो यहाँ पे देखो 1858 की जब क्रांति होती है, तो 1858 की क्रांति के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति थी, वो किसके पास चली गई, ये जो है शक्ति चली गई किसके पास, गवर्नमेंट के पास, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके पास चली गई, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश सरकार है, उसके पास चली गई, ठीक है। और ये डायरेक्ट भारत पर शासन करने लगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे वही बात है
कि अधिनियमों को बनाने से पहले बहुत से अधिनियम आए, लेकिन इस समय जो कंडीशन है, इस समय कंडीशन ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बल्कि भारत पर कौन शासन कर रहा है, भारत पर सरकार शासन कर रही है, वहां की ब्रिटिश सरकार जो है वो शासन कर रही है। ठीक है, क्लियर है। तो पार्लियामेंट बिकम द इन्वॉल्व टू मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर ऑफ इंडिया टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव टू colonial governments enacted numbers of the government acts from 1885 to 1935. Government of India Act 1935, one of the important acts. It is in this unit you will study about the other acts to proceed in this act. ठीक है ना, आगे देखिए। इस अधिनियम के पहले, ठीक है, 1858 का भारत सरकार अधिनियम आया था। देखो अब यहाँ पे एक कहानी में बता दूं, यहाँ पे एक कहानी में बता दूं कि जब यहाँ पे मैं बताऊं, चलो इसी पे बता दे रहा हूं। ठीक है, देखो यहाँ पे आ जाओ। देखो हुआ क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, ब्रिटिश सरकार जिसे हम लोग बोलते हैं। ब्रिटिश सरकार जो है 1858 में एक अधिनियम लाई। इस अधिनियम के द्वारा शासन का सत्ता अपने हाथ में ले लिया, शासन अपने हाथ में ले लिया। किसने? सरकार ने, अपने हाथ में। ठीक है, अपने हाथ में। क्लियर ना, अपने हाथ में। क्लियर है। और विभिन्न प्रकार के और भी प्रावधान जारी की, लेकिन ले क्यों लिया अपने हाथ में? हुआ क्या कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पहले जो ब्रिटिश कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये लोन मांगने गई। किससे? ब्रिटिश सरकार से। ब्रिटिश सरकार से। तो ब्रिटिश सरकार का लोन क्या करोगे भाई, आपके यहाँ कंपनी में जो काम करने जाते हैं भर भर के पैसा लाते हैं, बोरा भर के पैसा लाते हैं, और आप मुझसे लोन मांग रहे हो। तो बोला अरे सरकार यही तो समस्या है। बोला क्या समस्या है? बोला कि देखिए हमारे यहाँ काम करता है सर, और हम लोगों को जो प्रॉफिट होता है उससे ये लोग अपना प्राइवेट बिजनेस चला रहा है, और हमको तो पता नहीं है। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर हम इनको कंपनियां से निकाल दें तो फिर हमारे यहाँ कमाओ कौन करेगा? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कही अच्छा ये समस्या है। बोला कि हाँ। तो बोला कि अच्छा ठीक है, एक लोन तो दे देंगे हम, लेकिन समस्या यह है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, तभी हम लोन देंगे। तो पहली बार कंपनी को नियंत्रित करने का काम की, तो ये प्रावधान आया, ये एक प्रावधान के रूप में काम किया। इसी तरीके से 1858 में जब शासन जो ब्रिटिश सरकार थी अपने हाथ में ले लेती है, ठीक है, जो शासन प्रशासन अपने हाथ में ले लेती है, तो विभिन्न प्रकार के प्रावधानों को यहां से एक तरीके से लगाने का काम किया। एक तरीके से विभिन्न प्रावधान लाते गए और फिर उनको आगे बढ़ाने का काम करते गए। ठीक है, यही काम हुआ यहाँ पे। देखो 1858 का भारत सरकार अधिनियम आया। इस अधिनियम के द्वारा भारत शासन का केंद्रीकृत एवं विकेंद्रीकृत ढांचा सामने आ गया। केंद्रीकृत ढांचा वहां पर लागू किया गया जिसका सीधा नियंत्रण ब्रिटिश राज के अधीन था। ठीक है, दो तरीके से, एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कुछ हो गया और कुछ जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत हो गया। अब यही प्रावधान आज के डेट में भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, यही प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी है। देखो दिल्ली सरकार पूरे देश की सरकार और राज्य सरकार, बात समझ में आ गई कि नहीं? अब दिल्ली सरकार पूरे देश पे शासन करती है, राज्य सरकार केवल यूपी, बिहार और भी जगहों पे शासन करती है। तो ये प्रावधान बेसिकली यहीं से आ गया। ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी के प्रांत के रूप में जाने जाते थे। विकेंद्रीकृत ढांचा वहां लागू किया गया जहां ब्रिटिश राजशाही का सीधा नियंत्रण नहीं था। ये क्षेत्र भारतीय राजाओं के शासन के अधीन थे। इन्हें राज्य कहते थे या फिर देशी रियासत के नाम से जाना जाता था। इस प्रकार की व्यवस्था में राजा अपने राज्य के आंतरिक मामले के पूर्ण रूप से स्वतंत्र था, लेकिन ब्रिटिश नियंत्रण के अधीन था। जैसे आज हमारे राज्य कंप्लीटली, अब देखो यहाँ पे मैं ऐसे समझाऊं तो ज्यादा बेहतर होगा। देखो यहाँ पे मैं ऐसे समझाऊं तो ज्यादा बेहतर होगा। देखो एक तरफ ब्रिटिश को हम लोग देख लें, एक तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट को देख लें, ब्रिटिश शासन, ठीक है। और यही चीजें आज वर्तमान समय में देख ले, वर्तमान इंडिया में, वर्तमान शासन में, ठीक है, वर्तमान शासन। देखो हुआ क्या कि यहां पे एक तरफ दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक है, और एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट। और यहां पे देखो एक तरफ जो है ब्रिटिश सरकार है,
ब्रिटिश सरकार। और उस समय कुछ देसी रियासतें थी, वो लोग देसी रियासतें, ये लोग प्रत्यक्ष रूप से इसके अंतर्गत ही थे, लेकिन अपने आप में फ्री थे, अपना काम कर सकते थे। और ये लोग भी प्रत्यक्ष रूप से इसके नियंत्रित में ही है, लेकिन अपने आप में फ्री होकर काम कर सकते थे। तो यही शासन प्रशासन 1858 के अधिनियम में आया, जो कि आज भी हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में चल रहा है। बात समझे कि नहीं? और यही बातें देखो इंग्लिश में भी है। द फर्स्ट ऑफ दिस अदर एक्ट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। दिस एक्ट brought about the centralized and decentralized। बात समझ में आया कि नहीं? Centralized और decentralized structure of the government in India। The centralized structures was implemented where the government was indirectly under the British Raj। ठीक है ना? तो यही शासन प्रशासन की पद्धति यहाँ पे आ गई। तो पहला प्रावधान बेसिकली जो प्रत्यक्ष रूप से लागू करने का किया गया, वो इसी को माना गया। ठीक है, बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं? तो ये आपको दिख रहा है कैसे कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुए होंगे। ठीक है, केंद्र के ढांचे के अंतर्गत सभी प्रकार की शक्तियां भारत राज्य के सचिव के पास थी। इनका सीधा नियंत्रण ब्रिटिश राज के पास था। भारत सचिव, यह सचिव राजशाही की तरफ से कार्य करता था। उनकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय मंडल था। उस समय कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका अलग नहीं थी। देखो अब हुआ क्या सिस्टम था, एक तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जो कि वहां बैठी हुई थी ब्रिटेन में, और भारत में एक सचिव को बैठा दी थी। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पे शासन प्रशासन देखेगा। लेकिन अभी तक जो कार्यपालिका है, जो विधायिका है और जो न्यायपालिका है, ये लोग अलग नहीं है, तीनों एक ही में है और सबको देखने का काम कर रहा है सचिव, और इस पर नियंत्रण है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ये सिस्टम उस समय वर्तमान समय में है। ठीक है, ये सब भारत के सचिव के नियंत्रण में थे। ब्रिटिश सचिव की सहायता के लिए वायसराय था। वायसराय को भी कार्यपरिषदीय सहायता करती थी। जिला स्तर पर वायसराय की सहायता के लिए ब्रिटिश प्रशासक होते थे। प्रांतीय सरकारों के पास वित्तीय स्वायत्तता नहीं थी। 1870 में लॉर्ड मोयो ने प्रांतीय प्रशासन को चलाने के लिए उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए सुनिश्चित किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब धीरे धीरे प्रावधान आ रहे हैं, जो कि आगे चल के हम लोग देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई। तो ये सिस्टम था, और यही सब सिस्टम आज की डेट में हमारे इंडिया में भी चल रहा है। वो चीजें यहां पे अभी भी लागू हैं। ठीक है, यही सब प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रख लिया गया। ठीक है ना, देखो कह रहा है कि अंडर द सिविलाइज्ड स्ट्रक्चर्स ऑल काइंड्स ऑफ द पावर वेयर विद द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया के लिए एक सेक्रेटरी को लागू किया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट लागू की, जो यहाँ का इंडिया का शासन प्रशासन देखेगा। Who was the directly controlled the British राज। ठीक है, उसको जो डायरेक्ट कंट्रोल करने का काम करती है वो ब्रिटिश। हिज सेक्रेटरी वर्क ऑन बिहाफ द राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा लाइक उसको और भी परिषद वगैरह मिले थे उसको काम करने के लिए। ठीक है, देयर वाज 15 मेंबर्स कैबिनेट असाइंड हिम। उसको मतलब कैबिनेट दिया गया था, 15 मेंबर दिए गए थे सारे काम को देखने के लिए, इंडिया के सभी कामों को देखने के लिए। ठीक है, तो यही सारी चीजें थी। एग्जीक्यूटिव जो था, लेजिस्लेचर जो था, जुडिशरी जो थी, उस समय ऐसा कोई नाम ही नहीं था। बाद में आगे चल के ये सब डिस्ट्रीब्यूट होंगी, और फिर हमारे भारत के शासन आज जो हम लोग देख रहे हैं, ये सब प्रावधान हम लोग देखेंगे कि यहीं से हम लोग को मिला है। ठीक है, चलो आगे देखो बाबू। आगे 1909 में फिर भारत शासन अधिनियम आया एक, और इसके लागू होने के पश्चात प्रांतीय सरकार के राजनीतिक संस्थाओं के क्षेत्र को विस्तृत किया गया। अब हुआ क्या कि दो सरकारें हो गई, एक प्रांतीय सरकार, एक सेंट्रल वाला। अब प्रांतीय सरकार को 1909 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा उसको विस्तारित किया जाने लगा। इस अधिनियम को पहली बार लागू किया जिसका उद्देश्य प्रतिनिधित्व प्रणाली ब्रिटिश शासन में लागू करना था। इनमें गैर सरकारी चुने हुए सदस्य शामिल थे। इस अधिनियम के द्वारा मुस्लिम समुदाय को भी अलग प्रतिनिधित्व दिया गया। 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने प्रांतीय सरकारों को कुछ सत्ता सुपुर्द किया, जिसमें से केंद्र सरकार का नियंत्रण उन पर उनका प्रमुख था। इनसे केंद्र सरकार के कुछ नियंत्रण को कुछ कम किया गया। मतलब ओवरऑल धीरे धीरे केंद्र सरकार उनको बढ़ाती जा रही है। मजबूरी भी होती है बढ़ाने का। ये मजबूरी वगैरह हम लोग तब समझेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे संवैधानिक विकास के चरण। जब चरण को पढ़ेंगे तो एक एक चीजों को हम लोग जान पाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो क्या है, संविधान का निर्माण। ठीक है, तो यही चीजें हैं, इसको देख लीजिएगा। आगे देखें तो और भी विभिन्न प्रकार के प्रावधान है। यहाँ पे हम डायरेक्टली बात अगर करें
तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं सीधे सीधे 1935 के अधिनियम का, ठीक है ना। 1935 के अधिनियम का टोटल हम लोग प्रावधान पढ़ेंगे जो कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में लागू किया गया, ठीक है। लेकिन आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। कुछ विशेष चीजें कैसे हम लोग को पढ़ना है, कैसे आगे कवर करना है, इसके बारे में हमने आपको दिखाया, बताया कि इस तरीके से चीजें हमको कवर करनी है, ठीक है। तो आज के लेक्चर्स को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। अगर चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सारी चीजें आपकी कवर की जाएगी, कोर्स कंप्लीट किया जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होने वाली है, ठीक है। आज के लेक्चर्स में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।